अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के बारे में। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित देखते हैं पहले पॉइंट को। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि 7वीं अनुसूची को राज्य सूची का विषय है। कहने का मतलब है कि कृषि जो है वो 7वीं अनुसूची के अनुसार वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। जबकि जबकि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख हुआ करते थे और देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। इसके बाद में प्रथम कृषि अनुसंधान विज्ञान की बात करें तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में पुडुचेरी में हुई थी। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 ईस्वी में बिहार में पूसा में हुई थी और वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में भारतीय कृषि के इतिहास की बात करें तो भारतीय कृषि का इतिहास नामक एक पुस्तक है और ये पुस्तक लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। कहने का मतलब है कि MS रंधावा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास। उसके बाद में विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, जबकि हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि अमेरिकी व्यक्ति थे उनको माना जाता है। उसके बाद में बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र से ही संबंधित है। जबकि भारत में हरित कृषि की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तों MS स्वामीनाथन को, जबकि हरित क्रांति के जनक देश फिलीपींस है। इसके बाद में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। अगला पॉइंट है कि भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई और जिसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। दोस्तों गेहूं के लिए औसत तापमान की बात करें तो गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक और वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक की जरूरी होती है। कहने का मतलब है कि गेहूं का फसल जो है दोस्तों वो ठंडे प्रदेशों में या ठंडी टेम्परेचर में होती है। जबकि ग्लूटीन नामक प्रोटीन की बात करें तो ये गेहूं में पाई जाती है। कहने का मतलब है कि गेहूं में ही ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है जबकि भारत का स्थान दूसरा है। इसके बाद में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है और गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। उसके बाद में सोना, कल्याण, अर्जुन ये सारे की सारे जो हैं वो गेहूं की किस्में हैं और गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद में गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो ये जलोढ़ है और गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। उसके बाद में गेहूं में बात करें तो गेहूं में रस्ट रोग होता है और ये रस्ट रोग जो है वो कवक के कारण ही होता है। जबकि चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है जो कि ग्रामीण कुल गेहूं भी एक पौधा है। उसके बाद में चावल की बात करें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट जो है वो 76% पाया जाता है, प्रोटीन 6 से 7% और वसा 2.5% पाया जाता है। उसके बाद में चावल की खेती के लिए औसत तापमान की बात करें तो चावल की खेती के लिए जो औसत तापमान है वह है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर का होना जरूरी होता है। दोस्तों चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 अर्थात थायमिन जो है वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद में धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। कहने का मतलब है कि जब धान में जस्ते की कमी हो जाएगी तो उसमें खैरा रोग पकड़ लेगा या वो धान जो है वो खैरा रोग से ग्रसित हो जाएगा। उसके बाद में जया, पद्मा, सोना या मधु ये सारी की सारी जो हैं वो धान की प्रजातियां हैं। दोस्तों विश्व स्तर पे बात करें तो विश्व लेवल में या विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म जो है वो है दोस्तों IR8, जबकि धान की खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है और पूसा 444 ये बाजरा की एक प्रजाति है, जबकि पंतजी 114 चन्ना की एक प्रजाति है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि तंबाकू में वो विषैला तत्व कौन सा है। दोस्तों तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। जबकि दलहनी फसलों जैसे कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश, जिसे कि सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दलहनी पौधों की जो जड़ें हैं वे दलहनी पौधों की जड़ों में
राजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जबकि दलहनों का राजा चन्ना कहा जाता है और रानी मटर को कहा जाता है। कहने का मतलब है कि दलहनों के राजा के नाम से चन्ना को जाना जाता है और दलहनों की रानी के नाम से मटर को जाना जाता है। जबकि पौधे जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप ग्रहण करते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद में बात करें तो 2 और 4D जो है वो एक खरपतवार नाशी है, जबकि आम का वानस्पति के नाम मैंजीफेरा इंडिका है और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये बागवानी से, जबकि ओरिकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में वनों और जंगलों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है या सिल्वीकल्चर के अंतर्गत ही वनों और जंगलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में वृक्षों और वनस्पतियों की बात करें तो वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है, जबकि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है और मीठे या फलों के मीठे होने का कारण होता है दोस्तों फ्रक्टोज। कहने का मतलब है कि फ्रक्टोज का जब मात्रा बढ़ता है तो ही फल दोस्तों मीठा होने लगता है या मीठा होता है। इस तरीके से बात करें तो फ्रक्टोज के कारण ही फल जो है वो मीठे होते हैं। इसके बाद में बात करें तो फलों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है और फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद में अंगूर लता की बात करें तो अंगूर लता जो है वो टमाटर की एक प्रजाति है, जबकि कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। उसके बाद में मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन होता है, जबकि ब्लास्ट रोग धान से, उसके बाद में हरित बाली रोग बाजरा से और अग्नि नीरजा रोग सेव से संबंधित है। इसके बाद में श्वेत क्रांति के बारे में कुछ बात करें तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, जो कि दूध में तीव्र वृद्धि से संबंधित है और इसे सार्थक करने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुजरात के अंदर है। इसके बाद में बात करें तो डॉक्टर बर्गेज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति अर्थात ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। उसके बाद में दूध की शुद्धता के मापने की बात करें तो दूध की शुद्धता की माप जो है वो लैक्टोमीटर से की जाती है। और इसके बाद में बात करें तो दूध में वसा कितना है इसके माप करने के लिए गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर के 6.6 होता है। और वहीं दूध का पास्चुराइजेशन की बात करें तो दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर ने की थी। उसके बाद में पास्चुकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दोस्तों, दूध का रंग अर्थात दूध के रंग की बात करें तो ये सफ़ेद होता है दोस्तों केसिन के कारण, जबकि दूध का रंग या दूध या घी का रंग थोड़ा सा पीला होता है और पीलापन होने का कारण है कैरोटीन। कहने का मतलब है कि दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन के कारण, जबकि दूध का रंग या घी का रंग थोड़ा पीला होता है कैरोटीन के कारण। उसके बाद में दूध में मीठापन होता है लैक्टोज के कारण, जबकि दूध के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। और दूध से दही जो है वो लैक्टोबैसिलस के कारण ही बनता है। कहने का मतलब है जब दूध में लैक्टोबैसिलस की मात्रा अधिक होती है तो दही का निर्माण होता है। और चाय में थीन पाया जाता है। इसके बाद में कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, जबकि अरेबिका एवं रोबस्टा जो है वो कॉफ़ी की किस्में हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। इसके बाद में बात करें दोस्तों चाय बोर्ड के बारे में तो चाय बोर्ड कोलकाता, जबकि कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु और रबर बोर्ड कोट्टायम और तंबाकू बोर्ड की बात करें तो ये कंटूर में है। उसके बाद में चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण ही होता है। दोस्तों, चाय में एक रोग होता है जिसका नाम होता है लाल रस्ट रोग और ये रोग जो है वो हरे शैवाल के कारण ही होता है। जबकि चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग बात करें तो चिपको आंदोलन जिसे कि वन संरक्षण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हुआ करते थे। इसके बाद में रेशम के कीड़ों को कोनून कहा जाता है, जो कि शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। इसके बाद में कपास तथा जूट, कपास और जूट जो है वो रेशेदार फसलें हैं, जबकि जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। दोस्तों, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, जबकि चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसलें होती है। दोस्तों, आलू की बात करें तो आलू जो है भी एक प्रकार का तना फसल है। और आलू का संबंध की बात करें तो आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। कहने का मतलब है कि आलू सोलेनेसी कुल के रूप में माना जाता है। और आलू की उत्पत्ति की बात करें तो आलू की उत्पत्ति पेरू, जो कि दक्षिण अफ्रीका का देश है, पेरू में हुई थी।
उसके बाद में आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जबकि नारियल जिसे कि रेशेदार फल भी कहा जाता है उसका वास्तविक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। इसके बाद में पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है और पौधों में वृद्धि मापने के लिए ओक्जेनोमीटर तथा क्रास्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है और दालचीनी की बात करें तो दालचीनी जो है वो पौधे की छाल से प्राप्त होता है। उसके बाद में हल्दी तथा जूट ये तना से प्राप्त की जाती है। दोस्तों, हल्दी और जूट जो है वो तना से प्राप्त की जाती है, जबकि लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद कपास के रेशे की बात करें तो कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है, जबकि कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। उसके बाद में गुलाबी कीट की बात करें तो गुलाबी कीट कपास से संबंधित है, जबकि गांधी कीट धान से संबंधित है। वहीं मशरूम की बात करें तो मशरूम एक फंजाई है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में लगभग 46% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन में, जिसकी उत्पत्ति चीन से हुई थी। इसके बाद में एपी कल्चर की बात करें तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है, जबकि पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके बाद में सेरी कल्चर की बात करें तो ये रेशम उद्योग से है, जबकि वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। इसके बाद भी सब्जी या एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि भारत में सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। इसके बाद में टीका रोग की बात करें तो ये मूंगफली से संबंधित है, जबकि बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। इसके बाद में टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। कहने का मतलब है कि टमाटर का कलर जो लाल होता है वो है दोस्तों लाइकोपीन के कारण ही यह लाल होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले